10वीं क्लास के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज हम अपने सेशन के माध्यम से फिजिक्स का पहला जो पार्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन उस पर चर्चा करते हैं और आप लोग इस चैनल से जुड़कर इस चैप्टर का लाभ उठावे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर आप भौतिकी पढ़े हैं क्लास 9 में या क्लास 8 में या उससे पहले, तो भौतिकी किसे कहते हैं परिभाषा उसका सीखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिकी क्या है। भौतिकी जो है ये ग्रीक शब्द फ्यूसी से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं और पदार्थ में ऊर्जा निहित होती है। अतः भौतिकी जो है प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ और उसमें निहित ऊर्जा का अध्ययन कराता है। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि भौतिकी किसे कहते हैं, तब उसको अच्छी तरह से बता देंगे कि भौतिकी जो है ग्रीक शब्द फ्यूसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं और पदार्थ में ऊर्जा निहित होती है। अतः भौतिकी जो है प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ और उसमें निहित ऊर्जा का अध्ययन कराता है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ने चले हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है और यह निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में अपने अलग अलग चाल से गमन करती है। माध्यम जैसे हम बदलेंगे प्रकाश का चाल जो है वहां बदलेगा। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में है वो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। यही प्रकाश जब पानी से गुजरती है तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी प्रकाश को जब कांच से गुजारते हैं तो कांच में प्रकाश की चाल 2.00 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है। हम जानते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहां हम देख रहे हैं कि प्रकाश का जो चाल है निर्वात में वो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसी प्रकाश को वायु से गुजारते हैं तो वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 0.03% कम हो जाती है। फिर पानी में प्रकाश की चाल 25% कम हो जाती है। वही प्रकाश जब कांच से गुजरती है तो उसकी चाल 35% कम हो जाती है। अब हम लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आपका जो लेसन है प्रकाश का परावर्तन चर्चा वहां शुरू होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब आप सीधा तौर पे समझिए, यदि कोई लड़का जो है दीवार के पास खड़ा होकर बॉल हाथ में लेके अगर दीवार पे अगर फेंकता है तो बॉल जो है दीवार से टकरा के उसी ओर आता है जिधर से लड़का बॉल को फेंकता है। ठीक उसी रूप में हम प्रकाश को जानेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलती है
और किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा हम लोग देंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा सवाल है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका कुछ अपना नियम है। तो बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो जान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम है जो किरण वस्तु से चलती है उसको कहते हैं आपतित किरण, यानी जो किरण प्रकाश को उत्सर्जित करती है, प्रकाश जब वहां से चलती है तो उसके माध्यम के लिए, तो जो किरण चलती है वस्तु से उसको कहते हैं आपतित किरण। जब वही प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है ये दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो आपतन कोण और बराबर होता है ये परावर्तन का कोण। अब तो दूसरा सवाल आसानी से हल हो जाएगा कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसके कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण आपस में समान होते हैं। अब सवाल उठता है हम लोग आपतन कोण कहते किसको है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन का कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन का कोण कहते हैं। दूसरा सवाल है कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण जो होता है वो ऐसा वस्तु है जो पड़ने वाली प्रकाश किरण का पूर्ण परावर्तन करती है। अगर किसी माध्यम से प्रकाश किरण आपतित होती है तो उस वस्तु से टकराने के बाद पूर्ण रूपेण जो है उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं दर्पण। यानी वैसी वस्तु जो पड़ने वाली प्रकाश किरण का पूर्ण परावर्तन करती है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। और दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका है समतल दर्पण, दूसरा आपका है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयिक दर्पण। दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलयिक दर्पण। हम बारी बारी से तीनों का परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले आपका है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण आप लोग रोज अपने घर में देखते हैं। जिस दर्पण से आप चेहरा देखते हैं प्रतिदिन वो आपका समतल दर्पण है। और समतल दर्पण में क्या होता है कि उसका जो परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है। अगर आप दर्पण को साफ करते हैं हाथ से तो पता चलता है कि दर्पण छूने के बाद कहीं भी उभरा खावर या ऊंचा नीचा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखता है या अनुभव नहीं होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह कहते हैं दर्पण के उस सतह को जिधर आप खड़े होकर प्रतिबिंब देखते हैं अपना। दर्पण के दो भाग, एक भाग जिधर से तले किया हुआ होता है तो पीछे का हिस्सा होता है और जिधर आप चेहरा देखते हैं उसको परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं।
अब आइए इसके गुणों को जानेंगे कि समतल दर्पण में क्या क्या गुण है। सबसे पहले जानिए कि अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है, आपका जो चेहरा देखने को मिलता है, वो सीधा बनता है या उल्टा। तो जब हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो सीधा दिखता है। अगर पैर आपका नीचे है तो नीचे दिखता है, सर अगर आपका ऊपर है तो ऊपर दिखता है। इसको हम लोग कहते हैं सीधा। दूसरा गुण है कि हम दर्पण से जितना दूरी पर खड़ा रहेंगे, मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। अगर आप समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। सवाल पूछता है बोर्ड में कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो जवाब होगा उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण का ये गुण है। उसके बाद समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण के द्वारा हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी। कहीं कहीं लिखा मिलेगा किताब आपको आभासी प्रतिबिंब, आभासी को कहते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक, और जितना बड़ा आपका वस्तु है उतना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आप दर्पण के सामने अगर 5 फीट दिखते हैं खड़े होके, आपका जो प्रतिबिंब है वो 5 फीट ही बनेगा। यानी समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा +1 होता है। आवर्धन की चर्चा हम लोग आगे करेंगे इसी पार्ट में। जब तक आवर्धन को जानेंगे नहीं तब तक इसकी परिभाषा आपके लिए प्रश्न बन के रहेगा। आवर्धन कहते किसको है? केवल ये जान लीजिए कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। उसके बाद कभी आप ये देखे होइएगा कि दाढ़ी बनाते समय या चेहरे पर कुछ लगाते समय कि यदि हम बायां तरफ लगाना चाहते हैं अपने चेहरा पर कोई निशान तो लग जाता है दाईं तरफ। या अंग्रेजी में अगर नाम लिखते हैं अपना, किसी का नाम अगर मान लीजिए राजा है तो अगर हिंदी में राजा लिखता है और दर्पण में जब उसको देखा जाता है तो वही वर्ड उल्टा दिखता है। इसको कहते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण में बायां का भाग दायां, दायां का भाग बायां दिखाई देना, इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। और इसका उपयोग जो है अधिकांशतः एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वर्ड उसमें देखने को मिलता है। कुछ गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ताकि आगे वाले गाड़ी को सीधा दिखे। और दूसरा है गोलीय दर्पण। यदि आप कोई गोला खींचते हैं और उस गोले के बीच वाले भाग को हटा देते हैं काट के, तभी जो गोला का जो आकृति बना हुआ दिखता है वो गोलीय हिस्सा का भाग होता है। अगर यही कांच का टुकड़ा हो और इसके एक भाग को रंग दें, यहां भी एक भाग को रंग दें, तो ये कांच का टुकड़ा दर्पण के भांति काम करता है। इसका मतलब है कि गोलीय भाग में अगर हम दर्पण तैयार करते हैं गोलीय भाग से, तो दर्पण का 2 रूप दिखता है। एक ऐसा रूप है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका धंसा हुआ है इसको कहते हैं अवतल दर्पण। आप जानिए पहले गोलीय दर्पण कहते किसको है। तो गोलीय दर्पण जो है ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह किसी न किसी गोले का
भाग होता है, चाहे वो उत्तल रूप में आवे या अवतल रूप में। हम दर्पण को देख के कैसे पकड़ेंगे कि उत्तल है कि अवतल है? तो उभरा हुआ जो हिस्सा होता है, तो उभरा होता है, उभरा उभरा में भी ऊ से शुरू होता है, उत्तल भी ऊ से शुरू होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। परिभाषा मेरे समझ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चूंकि उभरा हुआ है तो क्या उत्तल दर्पण, उससे उभरा उससे उत्तल, और जो बचेगा आपका हो गया वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, उत्तल का क्या है, ये उभरा हुआ है। तीसरा आता है परवलिक दर्पण। नाम ही इसका है परवलिक, आकार इसका परवल का हिस्सा जैसा दिखता है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण गोलीय नहीं हो, उस दर्पण को हम लोग कहते हैं परवलिक दर्पण। परिभाषा बहुत सिंपल सा है इसका, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है अंदर से है और इसका आकार ऐसा लगता है जैसे परवल का कटा हुआ हिस्सा है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण गोलीय नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं परवलिक दर्पण। चलते हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में, उसके कौन कौन से भाग को पढ़ना है, जानना है। तो सबसे पहले है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इस दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होगा, यानी जहां से दर्पण का हर एक हिस्सा की दूरी हमको बराबर दिखेगी, तो दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र है उसी केंद्र को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। इसको लिखा जाता है P से। आपको याद रखना है कि दर्पण में P किसके लिए लिखा जाता है, तो P जो है दर्पण का ध्रुव है, यानी दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है उसी को कहते हैं दर्पण का ध्रुव, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल। वक्रता केंद्र, ये आपका गोलीय दर्पण अवतल है ये, और ये है आपका उत्तल। दर्पण अवतल हो या उत्तल, वो किसी न किसी गोले का हिस्सा होता है। जब इसके हिस्सा को हम पूरा करते हैं तो इसका हमें केंद्र का पता चलता है, इसका कहीं न कहीं केंद्र होगा, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल। अगर इसके भाग को पूरा किया जाता है वो इस रूप में आकृति बनाता है, इसका केंद्र क्या है, C है। तो गोलीय दर्पण जो है किसी न किसी गोले का भाग है, गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को C से लिखा जाता है। आगे है आपका प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? ये आपका हो गया दर्पण अवतल, और यहां आपका दर्पण है यह उत्तल। P हो गया दर्पण का ध्रुव, C हो गया वक्रता केंद्र, यहां भी इसका P हो गया ध्रुव, C हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब यदि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर रेखा हम गुजारते हैं तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं दर्पण का प्रधान अक्ष। यहां अगर इससे गुजारते हैं आपका ये OPC या PCO दर्पण का हो गया आपका प्रधान अक्ष। चित्र में PCO ये है अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष, और OPC ये आपका है उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष। यानी दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा दर्पण का प्रधान अक्ष कहलाता है। अब है फोकस बिंदु। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा।
कि फोकस बिंदु किसको कहते हैं? तो ये आपका मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। इस दर्पण का PCO प्रधान अक्ष, इसका भी PCO प्रधान अक्ष है। जब दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, यह है अवतल दर्पण के लिए, तो ये परावर्तन के बाद जब ये लौटती है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, तो प्रकाश किरण इस दिशा में परावर्तित होती है और ये परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं अवतल दर्पण के लिए। उत्तल में क्या होता है कि जैसे प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, परावर्तक सतह उभरा होने के कारण ये प्रकाश किरण इस दिशा में लौट जाती है। जब इसको बढ़ाते हैं काल्पनिक रूप से पीछे, तब ये प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं और फोकस बिंदु को कैपिटल F से लिखा जाता है। अगला आपका फोकस दूरी। ये आपका अवतल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। PCO दर्पण का प्रधान अक्ष, यहां भी आपका PCO दर्पण का प्रधान अक्ष है या OPC। F इसका हो गया फोकस बिंदु वास्तविक रूप से, इसका ये है फोकस बिंदु काल्पनिक रूप से। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच जो दूरी आपको दिखता है, इसी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको लिखा जाता है f से। अब ध्यान रखिएगा चित्र में कि इसका जो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है परावर्तक सतह के आगे है। उत्तल दर्पण में दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच का जो दूरी है, इसको कहते हैं फोकस दूरी, जो कि दर्पण के पीछे आपको दिखता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ये आपको काल्पनिक दिखता है और अवतल का जो है ये वास्तविक, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण जो है परावर्तन के बाद वास्तविक रूप में फोकस बिंदु से जाती है और यहाँ जो है प्रकाश किरण निकलती थी वो काल्पनिक रूप से। तो इसका फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण का दर्पण के आगे और उत्तल का दर्पण के पीछे। अगला आपका है अवतल का त्रिज्या। ये अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण, PCO प्रधान अक्ष, F इसका हो गया फोकस बिंदु, P आपका ध्रुव, C आपका हो गया वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी है, इसी को कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। उत्तल दर्पण में दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, इसके बीच जो दूरी है इसको लिखते हैं वक्रता त्रिज्या से, जिसको लिखा जाता है कैपिटल R से।